नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि दमा के जो रोगी होते हैं वो अपना बचाव दमा ना हो उससे कैसे कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और साथ ही साथ उनके जो अटैक आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कैसे कम कर सकते हैं। चलिए आज इस पे छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए हवा में जो एलर्जेंस होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो कि दमा के मरीज जब उनसे वो सांस लेते हैं तो वो जो एलर्जेंस हैं जिनसे उनको एलर्जी होती है वो फेफड़ों में जाती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होकर म्यूकस बनता है, बलगम बनती है और वो फिर सांस की नलियों में रुक जाती है, जम जाती है और उसके साथ साथ ही जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा मैसेज देते हैं, एक नर्व का एक मैसेज जाता है जिससे कि जितनी भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका जो ल्यूमन होता है, जो उसके पैसेज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से वो पूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाते और इस सांस के ना लेने से उनको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे मैंने कहा हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर में सांस पूर्ण रूप से नहीं जा रही, छाती जो है वो जमी हुई महसूस होती है, खांसी बलगम बहुत होने लग जाती है और कभी कभी तो बुखार भी आ जाता है और दमा फिर ज़्यादा भी बढ़ जाए तो फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। तो ये जो एलर्जेंस होते हैं ये आखिर होते क्या हैं? देखिए वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, जो सूखी घास के जो छोटे छोटे कण होते हैं, इसके साथ साथ जो फूलों के पराग कण होते हैं उसकी वजह से भी, या धुएं से किसी भी किस्म का धुआं हो, चाहे वो आग का हो, सिरगट का हो या किसी भी प्रकार का धुआं हो, उसकी वजह से उनके कण जो हवा में फैलते हैं और उससे जब वो सांस लेंगे तो उससे एलर्जी होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ कोई कैंडल जल रही हो या कोई आतिशबाजी का धुआं हो, इसके साथ साथ कोई भी सेंट, किसी भी प्रकार की जो खुशबू होती है, जो पंजेंट स्मेल होती है, उससे भी उन्हें एलर्जी हो जाती है। इसके साथ साथ कोई पाउडर हो लगाने का, उससे भी एलर्जी हो जाती है। साथ ही साथ घर में जो भी आप पुरानी धूल मिट्टी जमी हुई है अगर वो दमा के मरीज हटाते हैं तो उससे भी जो कण आते हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी उन्हें सांस की तकलीफ हो जाती है। या किसी सीलन वाले कमरे में अगर वो जाएंगे या सोएंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, सीलन होने की वजह से वहाँ फंगस ग्रो कर जाती है। आपने देखा होगा दीवारों पर सफ़ेद सफ़ेद रंग की फंगस जमी होती है, वो हरे रंग की भी हो सकती है या काले रंग की भी हो सकती है। तो उसमें से जो स्पोर्ट्स निकलते हैं वो भी उनको नुकसान देते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। या कारपेट है या पर्दे हैं गंदे बहुत हो गए हैं, उनकी सफाई अगर वो खुद करेंगे तो उससे भी उन्हें दमा की अटैक आने का खतरा होता है। या सर्दियों के मौसम में रजाई है, कंबल है या कपड़े हैं जो रखे गए हैं और उन्होंने बिना उसकी सफाई करे या उन्हें बहुत अच्छी धूप ना लगा के अगर वो पहन लेंगे, उससे उन्हें एलर्जी हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत कुछ खाने के ऐसे सामान होते हैं जिनसे उन्हें एलर्जी हो सकती है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी जब अचानक ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उन्हें दमे का अटैक पड़ जाता है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वेट होता है, उनको भी अक्सर ये दमे की शिकायत कभी भी बन जाती। इसके साथ साथ देखिए होता क्या है कि जैसे ये जितनी भी जब फसल कटती है, जब फसल का मौसम आता है, जब गेहूं की फसल कटती है तो उस समय बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। अगर वो डस्ट उनके कांटेक्ट में आ जाएगी उससे भी दमा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग किस्म की एलर्जी होती है। तो ये जो है उनको इससे बचाव करने का बहुत यत्न करना चाहिए। अगर वो उनसे बचे रहेंगे तो क्या होता है कि ये एलर्जी का अटैक उन्हें फिर कम से कम होता है। अब ये पता कैसे लगे कि उनको किस चीज़ से एलर्जी है, तो देखिए उस उनके लिए उन्हें एक अस्थमा की डायरी बनानी चाहिए। उसमें सारे पॉइंट्स लिखते चले जाने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ से उन्हें छींकें आती हैं, खांसी आती है, गला खराब होता है या सांस की शिकायत आती है। तो उसकी एक डायरी बनाकर नेक्स्ट टाइम अगर वो उस प्रकार की उनको फिर दोबारा होता है तो उसमें से वो माइनस प्लस करके कौन कौन से आइटम हैं
किस जगह पे जाने से, कैसे जाने से उन्हें दमे का अटैक होता है, तो उससे वो पता लगा सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे एलर्जेंस के टीके लगाए जाते हैं, सबकुटेनियस टीके लगाए जाते हैं, और उससे भी कोशिश की जाती है कि पता लगाया जाए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिनसे उनको ये दमे की शिकायत हो जाती है। लेकिन वो 100% नहीं कामयाब होते, कभी कभी उसमें दिक्कत आ जाती है। लेकिन उसके लिए फिर क्या होता है, कुछ इंजेक्शन भी बनाए गए हैं। मान लीजिए किसी को पता लग भी गया कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, तो वो कितना कामयाब होगा उसका अभी तक कोई 100% प्रूफ नहीं है। लगभग 1 साल तक वो फिर इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद भी वो 50% लोगों में कामयाब हो पाते हैं, सब में वो नहीं होता। तो इसमें सबसे बेस्ट यही तरीका होता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कहीं भी धूल धूल मिट्टी, कहीं आंधी चल रही है तो कोई कोई इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जहाँ पर धुआं है, उससे हर हाल में उन्हें बच के रहना होता है। फिर देखिए, बात करते हैं कि एक हीट का और ये ह्यूमिडिटी का भी बहुत बड़ा असर ऐसे लोगों में आता है। देखिए, गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी से पानी जो है वो उनको भाप बनता है, और भाप बन के जब वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी जो है, एयर की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो वाटर वेपर्स क्या करते हैं कि एलर्जेंस को थाम लेते हैं, रोक लेते हैं। तो फिर वो अगर वो सांस वैसी लेंगे, तो उसकी वजह से उन्हें फिर दमे का अटैक पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करें कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उन दिनों में उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें केवल अपने घर पे ही रहने की कोशिश करनी चाहिए, इंडोर बने रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो जो ह्यूमिडिटी है, जो एलर्जेंस हैं, वो उनके अंदर नहीं जाएंगे। तो आम तौर पे ये पीरियड जो होता है, सुबह के 11 बजे से लेकर शाम को 4 या 5 बजे का, जो इतना ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका भी उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। और घर के अंदर भी वो कोशिश करें कि एसी के अंदर रहें, एयर कंडीशन के अंदर रहें, क्योंकि एयर कंडीशन से जो बाहर की वायु आती है वो फिल्टर होके आती है, और साथ ही साथ उस कमरे की जो ह्यूमिडिटी है वो भी मेंटेन रहती है। तो गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो अपना इंडोर होना शुरू कर दें। फिर बात करते हैं, देखिए, जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, जब शुरू शुरू की बारिशें आती हैं, जब रेन स्टार्ट होती हैं, तो वायुमंडल में इतने सारे ये जो एलर्जेंस हैं वो फैले हुए होते हैं, और वो पानी की के साथ वो नीचे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश हो जाने के बाद वायुमंडल बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जितने एलर्जेंस हैं वो नीचे ग्राउंड पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उस बारिश में भीग गए, तो शुरू की जो 2-3 बारिश होती हैं उसमें भीगना नहीं होता। अगर आप बाई चांस भीग गए, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि आपको ये फिर दोबारा ये सांस का जो दमे का अटैक आ सकता है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में क्या होता है कि देखिए, सूरज जो है बहुत लेट निकलता है और शाम को जल्दी अस्त हो जाता है। तो जो निकलने से पहले का पीरियड और अस्त होने के बाद का पीरियड, इस पीरियड में भी क्या होता है कि जितने एलर्जेंस हैं वो ठंड की वजह से, जो मॉइस्चर की वजह से नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान में भी वो जब तक सूरज बाहर ना निकले और जब तक अस्त होने से पहले के पीरियड में वो हमेशा घर के अंदर या इंडोर बने रहें, वो अपने को बाहर एक्सपोज उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, जब कोहरा बहुत पड़ता है, जब कोहरे में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक होता है। कोहरे में क्या होता है कि आपको दमा की शिकायत भी हो सकती है और आपके लंग्स में निमोनिया भी हो सकता है। तो उस दौरान में कोहरे का तो बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए, कभी भी वो अपने को कोहरे में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर में कोई ये लगाते हैं, डाई लगाते हैं, कोई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कभी भी नहीं पता कब किस चीज़ से, कब दोबारा से वो एलर्जी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं आज तक आप उसे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते रहे, डाई करते रहे, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपको एक सीरियस वही दवाई, वही जो आपने
लोशन या क्रीम लगाई है वो भी आपको इफ़ेक्टिव आपका नुकसान दे सकती हैं। जैसे आप लिपस्टिक लगाते हैं या एसेंस लगाते हैं या परफ्यूम छिड़कते हैं या पाउडर डालते हैं, तो ये सब चीज़ों से उन्हें बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सबसे बड़ी है। अचानक छोटी-सी बात के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको इतना ज़्यादा सीवियर दमा की शिकायत हो जाए और वो आपको फिर आपके लिए जानलेवा बन जाए। तो जितने भी एसेंस हैं, जितने भी इस प्रकार के एलर्जेंस हैं, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। फिर देखिए बात करते हैं कि कुछ वैक्सीनेशंस आती हैं। देखिए जैसे कोल्ड एंड फ्लू की वैक्सीन आती हैं, तो कोशिश करें कि जब भी आप उसका वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये कोल्ड एंड फ्लू के जो वायरसेस हैं लगभग 200 किस्म से भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर जिस ये ऐसा आजकल मेडिकल साइंस क्या करती है, जिस समय कोल्ड सीज़न स्टार्ट होता है उससे पहले एक जिस जिस प्रकार का उस साल फ्लू फैलेगा तो उसकी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, लेकिन उसकी भी श्योरिटी 50% होती है। तो बेटर यही होता है कि आप कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना लें आएँ, उनसे थोड़ा दूर बने रहें। तो जिससे क्या होगा कि आपको वो जो फ्लू का होने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये आप डिसाइड करें कि आपको वो वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 50% उसकी गारंटी है। और लेकिन वायरसेस जो हैं लगभग 200 किस्म के हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी आपको वैक्सीन लग रही है वो सभी वायरस को कवर करेगी, वो केवल एक वायरस को वो कवर करती है। फिर देखिए निमोनिया की वैक्सीनेशन आ गई हैं। आजकल निमोनिया की वैक्सीनेशन लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसकी भी गारंटी जो है मैक्सिमम 80% होती है। 50 टू 80% केसेस में ये फ़ायदेमंद होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अगर ये बार बार एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है, तो या उन्हें दमे की इस प्रकार से शिकायत हो जाती है, जैसे ब्रिंकोलाइटिस कहते हैं, कई किस्म की वो बीमारियाँ होती हैं, तो उनको निमोनिया का इंजेक्शन लगवा लेना कुछ हद तक सेफ़ रहता है और सेफ्टी बनी रहती है। और इसी प्रकार से जो 65 एज के ऊपर हैं उन लोगों को भी निमोनिया की वैक्सीनेशन लगाने से उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलती। कुछ बातें तो ये मैंने आपसे शेयर की, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको जिस समय फसल कटती होती हैं या सावन का महीना होता है, उन दिनों में बहुत ज़्यादा फूल निकले होते हैं, परागकण बहुत होते हैं। तो उन दिनों में आप फिल्टर वाला मास्क लगाएंगे तो क्या होगा कि वो जो एलर्जेंस हैं उनसे आप बच सकते हैं। इवन देन आप अपनी हैबिट बना लें दमा के मरीज कि हमेशा मास्क लगा के चलें, कहीं भी जाना है तो उनको वो अटैक से उनका बचाव हो जाता है। फिर देखिए ऐसा होता है कि कुछ आप अपनी जो लंग की कैपेसिटी बढ़ाने का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने लंग्स को ताकतवर बनाना चाहिए। उसके लिए क्या करें कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब आपको अटैक नहीं पड़ा हुआ हो तो उसके में आप आपकी लंग्स के विषय में थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और डायफ्राम की भी जो एक्सरसाइज हैं, पेट को कैसे करना है उसका अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से आप जज कर सकते हैं। वहाँ आप जाके उसे वॉच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डीप ब्रीदिंग का हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सारे शरीर की और अंगों की तो बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन लंग्स के विषय में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से लंग्स की क्या होता है कि जो एयर सैक्स हैं, जो एयर के छिद्र होते हैं जहाँ से डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो जो है बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम जब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी बनी रहेगी, लंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, तो छोटा मोटा दमा भी होगा वो आप बर्दाश्त कर लेंगे। और उससे क्या होगा कि आपके फेफड़े उसे झेल लेंगे और आपको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी। फिर देखिए बात करता हूँ कि देखिए जो जिनको दमे की शिकायत होती रहती है, ऐसे पेशेंट्स को पता लग जाता है कि ये सीज़न आने वाला है, इन दिनों में मुझे दमे की शिकायत हो सकती है। तो उन दिनों में ख़ास तौर पे वो गुनगुना पानी पीते रहें, या पानी का सेवन भी वैसे भी ज़्यादा करना चाहिए। तो क्या होता है, जो अंदर आपके वाटर इंटेक बहुत अच्छा होगा तो जो थोड़ा बहुत बलगम भी बनता है वो लिक्विफाई रहेगा, वो चिपचिपाहट उसमें नहीं आएगी और वो फिर आसानी से बाहर निकल जाता है। फिर देखिए दमे के मरीजों को अपनी डाइट के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डाइट जो है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो इसलिए उन्हें हमेशा कलर्ड फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी से अच्छी खुराक, प्रोटीन युक्त जो डाइट है वो हमेशा उन्हें लेते रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई ऐसा अटैक उन्हें दमा का पड़ जाए तो उससे वो बच सकें। इसके साथ साथ अल्कोहल का उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी नुकसान देती है। इसके साथ साथ अगर स्मोक तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए। तो इन सब बातों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा
मदद मिलती है। और हमेशा कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में एसी में रहें और सर्दियों के मौसम में अपने कमरे का या जहाँ भी आप वर्किंग करते हैं वो वातावरण हमेशा गर्म बना रहे, उसकी ह्यूमिडिटी हमेशा अच्छी बनी रहे, जिसमें आप बिल्कुल बेचैन ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसका मतलब वहाँ बैठने से आपकी जो एयर की ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमें दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, दमे में मेडिकल साइंस जो कहती है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता, इससे बलगम नहीं बनती, बल्कि दूध तो एक अपने आप में बहुत अच्छा आहार है, एक अच्छी खुराक है। तो इसलिए एक गिलास सुबह दूध और एक गिलास शाम को दूध ऐसे मरीजों को लेने से कोई नुकसान नहीं होता। इसके साथ साथ देखिए, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज सीख लेने चाहिए, साथ ही साथ मेडिटेशन करेंगे तो क्या होता है कि मेडिटेशन से और योगा से हमें दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपका शरीर धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, और दूसरा आप डाइट ऐसी खाएंगे, और इस प्रकार से मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे अपने शरीर को पतला किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा डाउन रहेगा, आप हमेशा रिलैक्स बने रहेंगे, और किस प्रकार से बहुत आसान विधि से आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देखेंगे तो क्या होगा कि आपको जब रिलैक्सेशन भी मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट और है आपसे, अलग से इस बात से कहता हूँ कि देखिए, आपका दमा है, आपको ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो आप क्या करें कि एक पेड़ हर महीने कहीं ना कहीं आप लगा के आइए। और आजकल देखिए, हर पेड़ की कलम भी लग जाती है, आपको परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप कहीं से भी जाकर उस पेड़ को लगाइए, और जो उसके आसपास लोग रहते हैं उन्हें कहें कि इसकी देख रेख करें। साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को और आप अपने घर में पेड़ पौधे वाले गमले लगाइए, जिससे धीरे धीरे क्या होगा कि ये एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए, पूजा करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप 10 रुपये चढ़ाते हैं या कहीं भी आप करते हैं, ये सबसे बढ़िया दान है कि आप पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में और आपके भी प्रदूषण दूर हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए, और उससे क्या होगा कि एक आपको आप खुद को अच्छा फील करेंगे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, जो आने वाले भविष्य में जो दमा के मरीज बनेंगे वो इससे बच जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।